नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ। लखीमपुर में किसान और प्रशासन के बीच समझौता हो जाने के बाद भी सियासी घमासान मचा हुआ है। हिंसा के नए वीडियो पर विवाद खड़ा हो गया है। आरएलडी ने जिस वीडियो को ट्वीट किया उस पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने पलटवार करते हुए चुनौती दी है कि वो किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार है। नए वीडियो के बारे में जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जब वो घटनास्थल पर थे ही नहीं तो वो वीडियो के बारे में कैसे बता सकते हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, अब दो एफआईआर हो गई, अब आपकी तरफ से क्या हो रहा है? देखिए, हमारा सीधा और स्पष्ट मानना है, हमारे यहाँ कार्यक्रम था। कार्यक्रम को में मुख्य अतिथि को रिसीव करने के लिए कुछ गाड़ियां गई थी, जिसमें हमारे कार्यकर्ता थे। किसानों के बीच में शामिल कुछ उपद्रवी तत्वों ने पथराव किया, जिसके कारण हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। उसके बाद में पीट करके ऐसी सब बातें आई। लेकिन चूंकि मैं या मेरा पुत्र आशीष मिश्रा हम वहाँ पर नहीं थे, हम लोग कार्यक्रम स्थल पर थे, इसलिए वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी घटनाएं जो है जो वीडियो आया है, आप वीडियो देखिए। वीडियो और जो वहाँ की सुनी जानकारी है उसके अनुसार हमने आप लोगों को लगातार बयान दिए हैं। जो आज की परिस्थिति है वो ये है कि एफआईआर वगैरह दर्ज हो गई हैं। किसानों की मांगें और जो हमारे कार्यकर्ताओं को मुआवजा देने की मांग थी वो मान ली गई हैं। और मैं जिस तरह से हमारी जांच हो रही, न्यायिक जांच भी हो रही है, एसआईटी की भी जांच हो रही है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। बहुत जल्दी स्थितियां साफ हो जाएंगी और भी किसी जांच की आवश्यकता होगी तो वो भी जांच हम लोग कराएंगे। और जो भी दोषी हैं और जिन्होंने साजिश रची है उनको किसी भी स्तर पर छोड़ा नहीं जाएगा। कड़े से कड़े दंड देने का। एक एफआईआर में आपके बेटे के नाम भी जो उन लोगों ने 3 हत्या का एफआईआर दर्ज कराना सबका अधिकार है। एफआईआर दर्ज कराया है। इन्वेस्टिगेशन और एविडेंस के बाद सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। आप इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करिए। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, एविडेंस का कलेक्शन। प्रियंका गांधी ने, संजय सिंह ने ट्वीट कर दिया, आरएलडी ने ट्वीट कर दिया, गाड़ी बहुत तेजी से जा रही कुचलती हुई। वो देखिए वहाँ पर क्या हुआ, मैं तो वहाँ था नहीं, ना मेरा पुत्र था। वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारे लोग जो है वो इन्वेस्टिगेशन का, एविडेंस कलेक्शन का मामला है। जहाँ पर मैं था नहीं, मैं भी वीडियो देख कर या वहाँ के जो लोग बता रहे हैं उसी आधार पर कह पाऊँगा। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु हुई है, जिनकी हत्या हुई है, वास्तव में वो गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान ऐसा कभी नहीं कर सकते। निश्चित रूप से इस आंदोलन में कुछ लोग ऐसे घुस गए हैं जो हमारे देश को खालिस्तान की बात कर रहे हैं, बब्बर खालसा की। खालिस्तान, बब्बर खालसा, कुछ लोग भिंडरावाले की तस्वीर लगाए थे। इस तरह के सारे चित्र वहाँ मिले हैं। तलवार, डंडे, कांटे, बल्लम, ऐसी सारी चीज़ें भी मिली हैं देखने को, जो हम लोगों को आप लोगों ने ही वीडियो भेजे हैं, कुछ ऐसे हमने देखे हैं। तो इसमें कोई ना कोई साजिश भी हो सकती है। हर दृष्टिकोण से, हर एंगल से सरकार और जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं और जांच करने के बाद जो भी परिणाम आएंगे उसमें जो भी लोग साजिश करता होंगे, जो दोषी होंगे, उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई। पीएम रिपोर्ट आ चुकी है। जो 3 कार्यकर्ता आप बता रहे हैं उनकी पिटाई से मौत हुई है, 4 किसानों की घसीटने और सदमे से मौत हुई है। देखिए, अभी हमने पीएम रिपोर्ट देखा नहीं है और वीडियो में ही देखा है। बहुत बुरी तरह से हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनको पीटा जा रहा है। हमने उसकी तहरीर भी दे दी है उनके परिवार के लोगों ने। उसमें हत्या के मुकदमे लिखे जाएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। गाड़ी भी बहुत तेज चल रही होगी, दिख रहा वीडियो में। अब ये तो देखिए हमको जानकारी नहीं, क्योंकि मैं वहाँ था नहीं। लेकिन जो वहाँ से जो देखने और सुनने में मिला है कि गाड़ी जो रिसीविंग के लिए जा रही थी तो उसके ऊपर कोई पत्थर वत्थर शायद फेंका गया है, ड्राइवर अचेत हो गया। उसका भी मैंने एक फ़ोटो देखा है कि हाथ बाहर लटका हुआ है और वो है, उसको फिर मार पीट रहे हैं। तो इस तरह की घटना हुई। लेकिन चूंकि वहाँ पर मैं था नहीं तो इसलिए मैं पूरी तरह। आपके बेटे पे आरोप है, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सब सवाल खड़े कर रहे हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं? देखिए, प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव ये चुके हुए राजनीतिक नेता हैं। इनकी पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर वो इस तरह की राजनीति हमेशा से करते रहे हैं। अगर उनमें हिम्मत है तो वही आकर के जांच कर लें कि मेरा बेटा कार्यक्रम स्थल पर था कि नहीं था। लेकिन मुकदमा तो लिख, अगर वो बात करें, मुकदमा देखिए लिखना, आप एफआईआर अभी दर्ज करा दो, लिख जाएगा। इन्वेस्टिगेशन से साबित होगा ना, हमारे पास उसके प्रमाण है। पूरे दिन चूंकि कार्यक्रम होता है और हजारों लोगों के बीच में कार्यक्रम हुआ है तो उसमें पूरे दिन के फोटोग्राफ हैं। आजकल डिजिटल कैमरा है,
डेट टाइम सारे हर लिखे होते हैं, सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, हजारों लोग देखने वाले हैं, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, उनके सीडीआर डिटेल खंगाले जा सकते हैं, लोकेशन पता चल जाएगी, किससे बात किए हैं, कहाँ से बात किए हैं। तो अपने बेटे को हम लोग सामने क्यों नहीं ला रहे हैं? हम सामने रहेगा, हम उसको पकड़े। पिता है। अरे हम क्यों लेके आएंगे, वो खुद ही दे रहे सबको बयान, उन्होंने किसको मना किया है? अभी तो मिल नहीं रहे हम लोग। नहीं, आपको मिले ना हो वो एक अलग विषय है, लेकिन अभी आप ही बता रहे थे हमसे कि सुबह उन्होंने किसी टीवी चैनल को बयान दिया है, तो अब वो भी देखिए, अब बेटे वो उंगली पकड़ने वाले बच्चे हमारे थोड़े ना कि इतने छोटे हैं कि वो उंगली पकड़ के लाएंगे, आपको वो बयान लगातार दे ही रहे हैं, और उन्होंने किसी भी चैनल को नहीं मना किया। कहाँ है वो? अब ये तो वहाँ होंगे, घर पर होंगे अपने, और इस तरह से क्या मतलब घर पर है अपने, जाके बयान लो, उसमें क्या है। हम लोग ये किसी को नहीं कहते हैं, हम तो आप कहे तो हम आपको कहे आइए आराम से बैठिए, चाय पीजिए, बयान लीजिए, हमारा जब कोई दोष नहीं है, हमारा इस जांच के लिए कोई संबंध, हर जांच के लिए तैयार है। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा का दावा है कि 3 अक्टूबर को वो घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे, वो पूरे दिन दंगल कार्यक्रम में थे और इस बात के उनके पास साक्ष्य भी हैं, और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो हर तरह की जांच के लिए तैयार हैं। लखीमपुर खीरी मामले में एक के बाद एक वीडियो लगातार आते जा रहे हैं। प्रियंका गांधी हो या आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह हो, लगातार ट्वीट कर रहे हैं। आशीष मिश्रा, मोहन मिश्रा जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे हमारे साथ हैं, वीडियो में इन्हीं के ऊपर प्रियंका गांधी और संजय सिंह या आरएलडी सब अटैक करें। एक वीडियो आशीष भाई आया है जिसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि आपकी गाड़ी है, रौंदती हुई जा रही है, उस पर बोनट पे कुछ गिर रहे हैं। सीधे प्रियंका गांधी और आम आदमी पार्टी अखिलेश यादव वो कह रहे हैं कि आपको दोषी ठहरा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मैं घटनास्थल पर था ही नहीं, और वहाँ पर हमारे दंगल का आयोजन होता है, वहाँ से करीब 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है बनवीरपुर। मैं सुबह से लेकर के कार्यक्रम के समापन तक का वहीं था, तो मैं वहाँ था ही नहीं। आपके ऊपर एफआईआर फिर कैसे हो गया? आप तो वहाँ थे नहीं। 302 का एफआईआर लिखा दिया उन लोगों ने। अब ये तो मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो इसकी जाँच होगी। अगर मान लीजिए उन्होंने लिखाया है तो ये तो गलत है ही है, लेकिन इसके बाद उसकी जांच भी होगी। जांच में इस दूध का दूध पानी का पानी सामने आ जाएगा। विपक्ष राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि जब तक कुछ होगा नहीं, प्रदर्शन चलता रहेगा। आपकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं लोग। अरे भाई, हम ये कह रहे हैं कि गिरफ्तारी किस चीज़ की हो? हम अपने यहाँ दंगल का आयोजन करा थे, इस चीज़ की गिरफ्तारी? वो कह रहे हैं हत्या का मुकदमा लिख गया, पुलिस बात नहीं कर रही, पुलिस आपको खोज नहीं रही है। अरे भाई, फिर वही बात, जब हम कार्यक्रम स्थल पर थे, हम अपने दंगल का कार्यक्रम कर रहे थे, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो काहे के लिए गिरफ्तार करेंगे? वो कह रहे हैं कि जो गाड़ी थी वो आपकी थी, लोग आपके थे, हालांकि उसमें 3-4 लोग आपके भी मारे गए, उनके भी मारे गए, तो जो है उस पर वो सवाल खड़ा कर रहे हैं। उसमें फिर से हम बता देते हैं, हालांकि उन्होंने सारे न्यूज़ चैनल देखे होंगे, लेकिन फिर भी हम उनको बता दें कि हमारे लोग आदरणीय केशव मौर्य जी को रिसीव करने के लिए गए थे। 3 वाहन थे, जिसमें एक मेरी महिंद्रा थार गाड़ी थी, एक फॉर्च्यूनर कार थी और एक छोटी कार थी। हमारे कार्यकर्ता उनको रिसीव करने के लिए जा रहे थे। रिसीव करने वाले स्थान पर पहुंचने से पहले लोगों ने हमारे ड्राइवर के ऊपर पत्थर किया, लाठी मारी, बांका मारा, जो भी मारा, उससे मेरा ड्राइवर, जैसा कि घटनास्थल से जो लोग कार्यकर्ता बेचारे भाग करके आए हैं उन्होंने बताया, उससे मेरा ड्राइवर मौके पर ही अचेत हो गया। स्टीयरिंग पर ही हरिओम मिश्रा उसका नाम था। उसके बाद में उसके अंदर जो कार्यकर्ता थे उनको बेरहमी से मारा पीटा गया, पीट करके उनकी हत्या करी गई। तो ये बड़ा निंदनीय है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिन लोगों ने पीटा है उनको गिरफ्तार करिए। और जब घटनास्थल, और उसके बाद में बता रहे हैं कि जो बेचारे कार्यकर्ता भागे हैं उसमें ये भी आरोप लगा रहे हैं तमंचा और फायर और दुनियादारी। तो आरोप के भी कह रहे हैं कि वो पिस्टल लेके आ गए थे, सटा के मार दिया, जबकि पीएम रिपोर्ट में कोई गन शॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई साहब। और बाकी जो मेरा एक कार्यकर्ता बेचारा वहाँ से निकल करके भाग रहा है, उसको आप लोगों ने देखा होगा, बिल्कुल निहत्ते है, उसके हाथ में कुछ भी नहीं। फूल माला पहना करके रिसीव करके लाने का प्रोग्राम था और उसमें जो है बीच मध्य में ऐसी घटना कर दी गई। वो ये भी कह रहे हैं कि एक वीडियो था जिसमें आपके फादर बोल रहे हैं कि अब लोग सुधर जाएं, पलिया छोड़ देना पड़ेगा, अराजक तत्वों से हम निपट लेंगे। तो किसानों के बीच में थे। उस भाषण को लेकर कहा जा रहा है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया ललकार, और उसके जरिए पूरा वायरल किया गया, फिर पूरी घटना हुई। नहीं, ऐसा नहीं। जो हमारे पिताजी जिस कार्यक्रम में गए थे वो किसान गोष्ठी का ही कार्यक्रम था और किसानों के ही द्वारा आयोजित किया गया था। लेकिन जो वीडियो वो लोग बना करके भेज रहे हैं वो आधा और टुकड़ों में है वीडियो।
उस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। एक ग्रुप की चर्चा आ रही कि ललकार नाम का एक ग्रुप बना था, उसको 200-250 लोगों को जोड़ा उन लोगों ने, फिर उसमें खालिस्तान के एक मेंबर उसका ग्रुप एडमिन है, उस आपके फादर के वीडियो को वायरल किया गया और फिर भीड़ इकट्ठा की। क्या आपको लगता है कि ये साजिश था? सोचिए समझिए भाई, अब साजिश का तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे तिकुनिया में जो घटना हुई वहाँ पर वो जो खालिस्तान की मांग करने वाले तमाम लोग थे, वो लोग टी शर्ट पहन करके उसमें नज़र आ रहे हैं, भिंडे वाले के उसमें टी शर्ट पहन करके नज़र आ रहे हैं। और कल का मैंने देखा था टीवी में, पत्रकार बंधु हमारे जो उनसे इंटरव्यू लेने जा रहे हैं उनको धक्का दे रहे हैं, लाठी कांटा बल्लम। ये क्या आप मानते हो कि ये किसान हो सकते हैं? लेकिन वो तो कह रहे हैं कि हम किसान हैं, किसान टिकैत कह रहे हैं कि किसान है। हिंदुस्तान का किसान कभी भी अत्याचारी नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का किसान अन्नदाता है, वो हत्यारा नहीं हो सकता। मैं ये बात बार बार कहूँगा। और दूसरी बात मैं ये ज़रूर कहूँगा कि घटना स्थल पर मैं मौजूद नहीं था। बनवीरपुर में सुबह 9 बजे से संध्याकालीन कार्यक्रम के समापन तक मैं बनवीरपुर में ही उपस्थित रहा। कैसे जवाब देंगे? चूंकि एफआईआर में आपका नाम उन लोगों ने डाल दिया, मुकदमा दर्ज भी हो गया, आप वीडियो आपके पास भी है, कार्यक्रम में आप मौजूद हैं, लेकिन अब आपको जवाब तो न्यायिक एजेंसियों के सामने देना होगा। बिल्कुल देंगे। हमारे पास वीडियो हैं, फोटो हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये दंगल चल रहा है, इसमें हम उपस्थित हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज तो वो समय नहीं रहा। मान लीजिए हम अपने मोबाइल में कैद कर लें या वो कर लें, सीधी सी ये है कि अब आप ये मानिए कि जो दंगल का कार्यक्रम होता है वो खुले में होता है। कितने बजे तक हुआ? कितने बजे से कितने बजे तक? मेरे ख्याल से 11:30 बजे से शुरू हुआ है। 11-11:30 बजे से लेकर के शाम को 4:45 बजे तक ये दंगल का हुआ। दूसरी चीज़, ये जो दंगल का कार्यक्रम होता है ये ओपन में होता है, तो वहाँ पर करीब 2500 से 3000 की पब्लिक मौजूद थी। दूर दराज से आए हुए 20, 30, 40, 50 पहलवान उपस्थित थे। दंगल की कमेटी उपस्थित थी। और चूंकि डिप्टी सीएम साहब का कार्यक्रम था तो वहाँ पर प्रशासनिक अमला भी मौजूद था, चाहे वो एसडीएम हो या सीओ हो या इंस्पेक्टर हो, जो भी अमला था। जीप इतनी तेज भागी क्यों? बोले जिग जैग करके गई, पीछे फॉर्च्यूनर भी थी, दोनों को आग लगा दी। इतना विवाद भड़का क्यों? देखिए, मैंने बताया ना आपको कि जब वो लोग कार्यक्रम स्थल पर डिप्टी सीएम साहब को रिसीव करने के लिए जा रहे थे, जो कार्यकर्ता बेचारे निकल करके भाग के आए हैं उन्होंने बताया कि भाला, पत्थर और इत्यादि मार करके जब ड्राइवर पूरी तरीके से अचेत हो गया। अब ये आपको विचार करना है कि अचेत मुद्रा में अगर कोई व्यक्ति गाड़ी स्टीयरिंग पर पड़ा है तो गाड़ी अनियंत्रित होगी, स्वाभाविक बात है। एक सवाल ये कि जब अब पूछताछ भी होगी, आपके नाम भी एफआईआर है, उधर भी एफआईआर है, तो कैसे निपटेंगे? वकील वगैरह किया, कैसे तैयारी क्या है आपकी? क्योंकि सवाल तो पूछे जाएंगे जांच एजेंसियों की तरफ से। हम उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, अन्य माननीय डिप्टी सीएम जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, सबकी जो न्यायपालिका है, सारी व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है। हम इस पर मुझे पूरा विश्वास है। जो भी होगा न्यायिक होगा, न्यायिक कुछ नहीं होगा। जांच का सामना करने के लिए तैयार है? बिल्कुल 100%, क्योंकि मैं निर्दोष हूं। मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात करता हूं। आपके फादर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, खुद कानून व्यवस्था उनकी विभाग के अंडर में आता पूरे देश का, इसीलिए विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। प्रियंका गांधी कहेंगे जब तक हम जाएंगे नहीं, आपकी गिरफ्तारी नहीं हुई तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे। अब वो ना हटे तो अभी जैसे ये रहेगा तो भाई अब सीधी सी बात ये है कि लखीमपुर के लोग भी इस बात को जानते हैं, हमारे परिवार के हैं लखीमपुर के लोग, सब लोग मेरे विषय में जानते भी हैं। तो ये कहीं पर कुछ नहीं है, वो ना हटे, लेकिन वो उनका विषय है। वो कह रहे हैं कि एक पिस्टल लोड करते हुए आपका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको प्रियंका गांधी, आपने ट्विटर देखा होगा, फेसबुक देखा होगा, सब जगह ये लोग वायरल कर रहे हैं। चैलेंज कर रहे हैं कि पिस्टल लोड करते हुए वीडियो दिखा दे। वो चैलेंज है इस बात का। तो कैसे अब ये लड़ाई चूंकि आगे बढ़ रही है, 8 लोग मारे गए हैं, किसानों को मुआवजा मिल गया, आपके कार्यकर्ता भी हैं, उनके लिए क्या है? सबको मुआवजा मिलेगा। हम भी ये मांग किया है कि जो हमारे कार्यकर्ता जो दुर्घटना में मारे गए, जो अराजक तत्वों ने जिनको मार दिया, उनको भी मुआवजा मिलना चाहिए, जो घायल भी अनुदान मिलना चाहिए। हम भी और इस पूरे मामले पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लखीमपुर मामले में वायरल वीडियो पर ट्वीट कर विपक्ष पर माहौल बनाने का आरोप लगाया है। मनोज तिवारी के मुताबिक विपक्ष इस संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आ रहा। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो ट्वीट किया है। पूरे मसले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी। मनोज जी, आम आदमी पार्टी ने लखीमपुर मामले को लेकर एक वीडियो ट्वीट किया है, किस तरीके से देख रहे हैं आप उसे? देखिए, लखीमपुर का वीडियो तो वायरल है, सबके ऑलमोस्ट जो भी इंटरेस्टेड है उसके मोबाइल में है कि किस प्रकार से वहाँ एक बहुत ही दुखद हादसा हुआ। लेकिन समस्या है कि
जो राजनीतिक गिद्ध हैं उनका क्या करें। ये जो अभी मैं देख रहा था, राजनीतिक गिद्ध करके एक ट्रेंड भी कर रहा है लाइन। वहाँ जो भी घटना घटी वो दर्दनाक है, बहुत ही दुखद है, बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद उसमें जो भी दोषी है उसकी पड़ताल शुरू हो गई है, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। जिन लोगों ने वहाँ जान गंवाया है उन लोगों को जो त्वरित सहायता हो सकती है, उनके परिवार के साथ सरकार खड़ी है। जो किसान और सरकार दोनों ने मिलकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया, लेकिन जिन गिद्धों को कुछ नोचने को नहीं मिला वो परेशान है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि प्रियंका गांधी को लेकर कि जिसे हिरासत में रखा है वो डरती नहीं है, वो हारेगी नहीं, वो असली कांग्रेस है और सत्याग्रह चलता रहेगा। किसी को हिरासत में नहीं लिया गया है। जो लोग उसमें आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो राजनीतिक गिद्ध बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वहाँ पे सरकार कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिर्फ रोक रही है, बस। और इसी मामले पर उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने विपक्ष पर लखीमपुर के बहाने राजनीतिक रोटियां लगातार सेकने का आरोप लगाते हुए मोहसिन रजा के मुताबिक सरकार की तरफ से हर संभव कदम इस मामले में उठाए जा रहे हैं, लेकिन विपक्ष सियासत करने से बाजी नहीं आ रहा। जिस तरह का आपने देखा नकारात्मक विपक्ष ने किया, वो चाहता था कि दंगा भड़का दें, क्योंकि ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग हैं, लाशों पर राजनीति करने वाले लोग हैं विपक्ष के लोग। लेकिन हमारे देश के और उत्तर प्रदेश के, खास करके उत्तर प्रदेश के मुखिया, जिन्होंने किसानों के हित को देखते हुए अपने सारे दौरों को रद्द करके एक हाई प्रोफाइल मीटिंग बुलाकर वहां पर सुरक्षा व्यवस्था, सारी कानून व्यवस्था को स्थापित किया। और उसका परिणाम ये है कि परिजनों से मिलकर और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता से बात करके और कराकर उनकी सहमति से 45 लाख रुपए परिजन को दिए गए हैं। उनके परिवारों को 10 लाख रुपए जो ज्यादा इंजर्ड हुए हैं उनको दिए गए हैं, और साथ ही साथ एक परिवार के सदस्य को नौकरी दी गई है। गुजरात के गांधी नगर निगम की 44 सीटों के नतीजे आ गए हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा किया है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है। जिसके बाद गांधीनगर बीजेपी दफ्तर में जश्न मनाया गया है। सीएम भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं को बधाई दी। गांधीनगर निगम की 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। गांधीनगर की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवारों में बीजेपी के 44, कांग्रेस के 44, आम आदमी पार्टी के 40 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, जबकि बीएसपी के 14, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल हैं। 2016 में हुए गांधीनगर नगर निगम चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन नगर निगम पर बीजेपी ही काबिज हुई थी। तो गुजरात के गांधीनगर निगम की जो 44 सीटें हैं उनके नतीजे सामने आ गए हैं, जिनमें 41 सीटों पर बीजेपी का कब्जा हुआ है, 2 सीटों पर कांग्रेस जीती है और 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में आई है, जिसमें बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल। ये तस्वीरें गांधीनगर की आपको दिखा रहे हैं। सीएम भूपेंद्र पटेल भी बीजेपी दफ्तर पहुंचे और उन्होंने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। गांधीनगर निगम की 44 सीटों पर 3 अक्टूबर को वोट डाले गए थे। गांधीनगर की 44 सीटों पर 161 उम्मीदवारों में बीजेपी के 44, कांग्रेस के भी 44 और आम आदमी पार्टी के 40 कैंडिडेट्स चुनाव लड़े थे, जबकि बीएसपी के 14, एनसीपी के 2 उम्मीदवार शामिल। और 2016 में अगर नतीजों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने 16 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी का परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। गांधीनगर निगम के साथ ही अहमदाबाद नगर निगम की भी 2 सीटों, जूनागढ़ नगर निगम की 1 सीट पर भी उपचुनाव के लिए लगातार जो गिनती है वो भी चली। स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत दर्ज की है और इसकी जीत की खुशी आप बीजेपी दफ्तर पर खास तौर पे देखते हैं। कार्यकर्ताओं में यहाँ पे पटाखे फोड़े जा रहे हैं और इस तरीके से खुशियाँ मनाई जा रही है और जीत बनती भी है, चाहे वो बूथ लेवल मैनेजमेंट हो, चाहे पेज प्रमुख की जो कमेटियां बनाई गई हो, वो साफ तौर पे उस पर दिखता है। उसके नतीजे
पिछली बार यहाँ पर नगर निगम जीतने में काफ़ी दिक्कतें आई थी बीजेपी को, लेकिन इस बार 44 में से 40 जितनी सीटें क्लीन स्वीप कहें कि 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा बहुमत लेकर आना, ये बड़ी बात है। और जाहिर बात इसका श्रेय जाता है पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी ये शैली रही, खासतौर पर पेज प्रमुख की जो कमेटियां बनाई उसको लेकर, और उसके अलावा न कि केवल नगर निगम, उसके अलावा भी स्थानीय निकाय के चुनाव में जो नतीजे आए, चाहे वो थराद का हो चाहे ओखा में हो, वहाँ पर भी नगर पालिकाओं में भी अच्छी तरीके से जी, जिला पंचायतों में भी जीत दर्ज की है। तो ये जो पूरा आज का दिन रहा, चूँकि पिछली बार भी जो फरवरी महीने में जब बीजेपी ने नगर निगम, सभी के सभी नगर निगम, गांधीनगर को छोड़ के जितने भी नगर निगम, उन सभी नगर निगमों में जिस तरीके से जीत दर्ज की थी, बिल्कुल उसी तरीके की जीत इस बार गांधीनगर में भी जीत दर्ज की। और ये इसलिए भी सुर्खियां बनती हैं क्योंकि गुजरात जहां पर सरकारें गांधीनगर से चलती है और गांधीनगर नगर निगम पर किसका कब्जा होगा, ये अपने आप में एक बड़ी बात है और इसीलिए के चलते वो राष्ट्रीय चर्चा भी बनती है। और अब हाल ही में सरकारें जब बदली गई, यहाँ पर रूपानी सरकार को बदलकर जब भूपेंद्र पटेल की सरकार आई, तब ये कयास लगाए जा रहे थे कि सरकार ने क्या कुछ किया नया, ये जनता के बीच लेकर जाना होगा। हमारे साथ इसी खबर पर हमारे सहयोगी जनक जुड़ गए हैं। जनक, ये सीएम भूपेंद्र पटेल के लिए जबरदस्त खुशी का मौका है और पहला मौका है कि उनके सीएम बनने के बाद इतनी बड़ी जीत बीजेपी को मिली है नगर निगम चुनावों में। जाहिर सी बात है, देखिए आपको ये भी समझना होगा कि चुनाव जो होता है वो संगठन लड़े जाता है। संगठनात्मक रूप से जो व्यूह रचना बनाई गई थी, CR पाटिल को भी इसका श्रेय जाता है। जाहिर सी बात है, संगठन और सरकार दोनों कदम मिलाकर ये चुनाव को लड़े थे, क्योंकि मुद्दे बहुत सारे थे। पिछली बार भी सरकार यहाँ पर नगर निगम में आप कांग्रेस के समर्थन के बाद ही आप सरकार बना पाए थे। तो ऐसे में इस बार जीतना, लेकिन हालांकि इस हद तक जीतना ये एक बड़ी चुनौती थी और उसको इन्होंने सही तरीके से निभाया। 44 में से 41 सीटें जीतना बहुत बड़ी बात है। इसको आप पन्ना प्रमुख की स्ट्रेटेजी कह लीजिए, चाहे घर घर जाकर कार्यकर्ताओं को दौड़ाना और घर घर जाकर वोटरों को वोटिंग के लिए आना। और 56% जितनी वोटिंग हुई थी, स्थानीय निकाय के चुनाव में अमूमन वोटिंग कम होती है, बावजूद उसके। और पहली बात, इस बार चाहे सड़कों पर गड्ढे के मुद्दे हो, पानी का मुद्दा हो, ऐसे मुद्दे थे, बावजूद स्ट्रेटेजिकली इसको इस तरीके से चुनाव लड़ा गया कि संगठनात्मक जीत थी, कैडर बेस्ड पार्टी है, ये एक दिखाने की कोशिश। और CR पाटिल की जो पूरी व्यूह रचना थी उसको उन्होंने जमीनी स्तर पर उतारा, जो केवल अब तक टेबल पर रणनीतियां बनती रही, लेकिन उन्होंने जमीन पर उतारा। और इसी की विक्ट्री आप चाहे, इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले जब आप मेरा वॉक देख रहे थे तो उसमें भी मैंने क्या जनक, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे मैं जुड़ूंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपने व्यूअर्स को कुछ तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ जिसमें जश्न की तस्वीरें हैं, विशेष तौर पर गांधीनगर से सामने आई है। और बीजेपी की ये बम्पर जीत है, जिसे प्रचंड बहुमत कहते हैं, वैसी जीत है। और तब है ये जब नए चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने कमान संभाली है। निकाय चुनाव में बम्पर जीत की और जश्न की तस्वीरें गांधीनगर से, बीजेपी दफ्तर गांधीनगर में जो मौजूद है वहां से, साथ ही जीत की खुशी में ढोल नगाड़े अहमदाबाद में भी कम नहीं बज रहे हैं। साथ इसके अलावा बनासकांठा की तस्वीरें, जहां पर बीजेपी ने एक तरह से रैली निकाल दी है। बनासकांठा में जीत के बाद रैली की ये तस्वीरें, क्योंकि ये जबरदस्त जीत है और इस जीत के साथ ही एक बड़ा संदेश भी है गुजरात में और साथ ही नगर निकाय चुनाव में भी, कि किस तरह से संगठन स्तर पर लड़े जा रहे चुनावों में बीजेपी लोगों की पहली पसंद है। क्या ये बात अगर मैं कहती हूँ जनक, तो कितनी हद तक सही नजर आती है, क्योंकि नतीजे तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, आप देखिए जिस तरीके से उस जीत को आपने होगा तो उसमें वो बड़ी बात सामने पहले आपको देखने को मिलेगी कि कैडर बेस पार्टी होने के चलते कार्यकर्ता चार्ज है। हाल ही में जो सरकार बदली गई उसमें जिस तरीके से नए चेहरों को जगह दी गई, युवा चेहरों को जगह दी गई, तो पूरा जो कैडर है उनका, जो युवा कैडर है वो पूरा चार्ज हुआ। और उसको उन्होंने, रणनीति आपकी पहले से है, और जब रणनीति के तहत जाते हैं आप स्ट्रेटेजी के मूव के साथ, काश्मीर इक्वेशन को समझते हैं, स्थानीय मुद्दे हावी नहीं होने देते हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी का इन्फिल्ट्रेशन, क्योंकि पिछली बार सूरत में हमने देखा था 120 में 27 सीट आम आदमी पार्टी ने बड़ा डेंट पहुंचाया था, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने रणनीति बनाई, आम आदमी पार्टी ने वोट शेयर में कटौती जरूर की, लेकिन वो नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को। तो वो फायदा जाहिर सी बात पे वो बीजेपी उठाने में सफल रही। और आप सोचिए 44 में से 41 सीट, क्या जीत है, क्या
यहाँ जबरदस्त जीत है और उसका श्रेय जाहिर तौर पर संगठन को जाता है, सरकार को तो जाता ही है। सरकार चूंकि उस चीजों को लेकर मैदान में उतरी है, संगठन चुनाव लड़ता है। ऐसे में सीआर पाटिल की जो रणनीति है वो भली भांति जमीनी स्तर पर जनक, आप सीआर पाटिल का नाम ले रहे हैं, आप संगठन का जिक्र कर रहे हैं इस जीत में, भूपेंद्र पटेल का तो जिक्र होगा ही, चाहे हम कहें या ना कहें, लेकिन ऐसे कौन से 5 मुख्य बातें थी जो इस नगर निकाय चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की वजह बनी? पहली बात, जिस तरीके से मैंने कैडर बेस्ड पार्टी है, कैडर चार्ज हुई। दूसरी बात आप कह लीजिए कि युवा चेहरे को जब उन्होंने प्रेफरेंस दिया यहाँ पर वो जो सीटें देने में, वो भी एक बड़ी बात रही। तीसरी बात, कास्ट बेस्ड इक्वेशन को सही तरीके से उतारा। तो चौथी बात, जो पन्ना प्रमुख के तौर पर जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है हमेशा, वो पिछली बार के नतीजों में उन्होंने देखिए नगर निगम के सारे नगर निगम इन्होंने जीत लिए, ये अपनी बात। और पांचवी और आखिरी बात तो सबसे इम्पोर्टेंट है, संगठन को लोगों के बीच दौड़ाना, समय समय पर कार्यक्रम देना। ये नहीं कि चुनाव आते हैं तब कार्यक्रम, आप जनता के बीच रहिए, जनता के बीच में उनकी समस्याओं को देखिए। सरकारें चाहे बदलती रहे, चेहरे बदलते रहे, अगर आप जनता के बीच में रहते हैं तो जनता का प्यार लेते हैं। क्योंकि गुजरात में गांधीनगर में ये हमेशा होता रहता था कि स्थानीय स्तर पर बीजेपी इतना प्रभुत्व नहीं दिखा पाती थी, भले ही सरकारें यहाँ से गांधीनगर में बैठ के चलती हो, लेकिन नगर निगम कांग्रेस को जाता था। तो ऐसे में पहली बार इस तरीके का मोर्चा कि आप संगठन को लेके आइए, नीतियों को लेकर आइए, युवा चेहरों को लेकर आइए, जनता जरूर आपको भरोसा। यानी इसका मतलब जनक ये भी हुआ कि ये बीजेपी की तो प्रचंड जीत है ही, लेकिन उससे बड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हार है। ऐसी बात है, जो कांग्रेस अब तक वोट शेयर को जीतती थी, उसका आम आदमी पार्टी ने चोट पहुंचाई है कांग्रेस को, और इसके चलते बीजेपी का रास्ता और साफ हो गया। और ये अब तक कांग्रेस को भी अब समझना होगा। और आप ये देखिए, कोई बेहतर विकल्प नहीं दिखा वोटर को, वो चाहे अब सेकंड ऑप्शन के लिए फिर आप चुनने की बात आती है। ऐसा नहीं है कि पहला ऑप्शन के लिए आप वोट डालें, पहला वोट तो पहले ऑप्शन तो ऑलरेडी फिक्स है बीजेपी, लेकिन अब दूसरा कौन होगा उसकी लड़ाई है। तो लड़ाई सीधी तौर पर जीतने की बात पहली विनेबिलिटी सामने आ जाती है। ये खासतौर पर न कि केवल गांधीनगर, आप उसके अलावा भी चाहे देख लीजिए, चाहे थराद की जी। इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अवैध धर्मांतरण मामले में दीपक बिष्ट ये खबर दे रहे हैं, दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में यूपी एटीएस की छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस की छापेमारी अवैध धर्मांतरण मामले को लेकर चल रही है। शाहीन बाग में 6 जगहों पर छापेमारी चल रही है। यूपी एटीएस ने दस्तावेज और कंप्यूटर की हार्ड डिस्क बरामद की है। इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपके सामने, दरअसल ये पूरा मामला धर्मांतरण से, अवैध धर्मांतरण से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें यूपी एटीएस दिल्ली के शाहीन बाग में लगातार छापेमारी कर रही है। 6 जगहों पर यह छापेमारी चल रही है। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, ये 6 जगह और यहाँ से क्या क्या हासिल हुआ है अभी तक? देखिए, जिस तरह से अवैध धर्मांतरण के मामले में यूपी एटीएस की टीम पहुंची थी, तो ये बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 10:30 बजे के आसपास ये रेड शुरू हुई थी और शाहीन बाग के वो 6 ठिकाने थे जो अवैध धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार मौलाना कईम सिद्दीकी के नजदीकों के थे, और वहां पर और उनकी ट्रस्ट पर भी ये छापेमारी की गई थी, क्योंकि सर्च के लिए यहाँ पर टीमें पहुंची थी। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, दस्तावेज और कुछ फोटोज ऐसी मिली हैं जिनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। सबसे अहम चीज यह है कि कंप्यूटर एक वहां से बरामद किया गया है, और साथ ही कई ऐसे दस्तावेज हैं जो इनसे जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि करोड़ों रुपयों की जो अवैध फंडिंग विदेशों से अवैध धर्मांतरण को लेकर की गई थी, जिसके बाद यूपी एटीएस की कई जगह पर छापेमारी हुई थी और आज यहाँ पर शाहीन बाग में पहुंची थी। तो ये माना जा रहा है कि कलीम सिद्दीकी का जो यहाँ पर ट्रस्ट का काम है, चाहे उनका आवास एक यहाँ पर भी है बताया जा रहा है, उस पर छापेमारी की गई है। यहाँ पर जो है सर्च अभियान किया गया और लगभग 1 दर्जन से 1.5 दर्जन जो है अधिकारी एटीएस के यहाँ पर पहुंचे थे, और यहाँ पर किसी को भी जानकारी नहीं दी गई थी कि इस सर्च अभियान की, जिसके बाद यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने पूरी जानकारी जुटाई है। और साथ ही जिस तरह से इतनी चीजें वहां से मौके से बरामद हुई हैं, तो कहा जा रहा है कि ये अभी जांच में कई और लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, जिसमें उनकी गिरफ्तारियां तय है। जी, अभी हम लगातार ये भी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें अपडेट हो तो बताइएगा दीपक। खबर ये आ रही है कि कलीम सिद्दीकी की जो छापेमारी हो रही है, जानकारी के आधार पर एटीएस को फंडिंग से जुड़े हुए कागजात हासिल हुए हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रीति, क्योंकि देखिए जिस तरह से उनके हाथ में कुछ गैजेट्स बरामद हुए हैं, दस्तावेज बरामद हुए हैं, कुछ फोटोज मिली हैं, कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स मिले हैं, जिससे ये माना जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण के मामले में ट्रस्ट का कहीं ना कहीं कोई रोल है। और ट्रस्ट पर भी जिस तरह से सर्च अभियान चलाया गया था, तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है अवैध धर्मांतरण का विदेशी फंडिंग को लेकर है। ये फंडिंग यहाँ पर क्या शाहीन बाग में भी किसी खातों में करवाई गई थी, किसके जरिए यहाँ पर फंडिंग करवाई गई थी, ये सारा डिटेल वाइज यहाँ पर इन गैजेट्स और बरामद चीजों में हो सकता है। और इसी को
मानकर यूपी एटीएस की टीमें जो है इसको आगे लेकर जांच में शामिल कर रही है। दीपक, आप लगातार बने रहिएगा और एक रिपोर्ट आप ही की है। मैं अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहती हूँ किस तरह से अवैध धर्मांतरण मामले में लगातार यूपी एटीएस दबिश दे रही है। मेरठ में अवैध धर्मांतरण के मामले में दिल्ली में पहुंची है यूपी एटीएस की टीम। इस वक्त हम शाहीन बाग इलाके में हैं। शाहीन बाग इलाके में आप देख सकते हैं यूपी एटीएस की 2 गाड़ियां यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। 2 गाड़ियां उस तरफ है, मैं दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर यूपी एटीएस के अधिकारी पहुँचे हैं क्योंकि अवैध धर्मांतरण के मामले में मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी के साथ ही कई लोगों की गिरफ्तारियाँ हुई थी। और ये देख सकते हैं यूपी पुलिस की टीम यहाँ पर पहुँची है, कमांडो से भरी हुई टीम है, क्योंकि यहाँ पर कई गाड़ियों में अधिकारी पहुँचे हैं और सभी ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन ये सूत्रों के मुताबिक ये पता चला है कि यहाँ पर मदरसा और साथ ही मौलाना का एक आवास है जहाँ पर सर्च किया गया था। कोर्ट के आदेश के बाद ये सर्च अभियान किया गया था और जिसके बाद टीम यहाँ पहुँची थी और अभी भी टीम अंदर है और किसी को जाने नहीं दिया जा रहा। ये कहा जा रहा है कि अवैध धर्मांतरण का जो मामला है जिसमें विदेशों से यहाँ पर करोड़ों की फंडिंग हुई थी और अवैध धर्मांतरण को अमली जामा पहनाया जा रहा था, इसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मौलाना कलीम सिद्दीकी के जितने भी यहाँ पर टच हैं शाहीन बाग में, उसको लेकर ये सर्च अभियान किया गया था जिसमें हार्ड डिस्क और कुछ चीज़ें ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं एटीएस को, जो एटीएस अब उनकी जांच कर रही है। और ये कहा जा रहा है कि ये सर्च अभियान कम से कम 5 से 6 जगह पर हुआ था। कैमरामैन टोजी जॉर्ज के साथ दीपक बिस्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दीपक, ये जो 6 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है, क्या इन इलाकों के आइडेंटिफिकेशंस भी सामने आ रहे हैं? देखिए, शुरुआत में कहा जा रहा था प्रीति की ऐप ब्लॉक में ये छापेमारी की जा रही है, जिसके बाद जब जानकारी जुटाई गई तो कई ऐसे जगह जिसे बताया नहीं गया था जो एटीएस की टीमों के द्वारा, लेकिन ये माना जा रहा था कि पहले से प्लान किया गया था कि किस तरह से किन किन जगहों पर होगी। और यही वजह थी कि 1.5 दर्जन से 2 दर्जन तक जो अधिकारी थे वो यहाँ पर थे, कमांडोज उनके साथ थे और ये हर उस जगह पर वहां पर पहुंचे थे जहां पर शाहीन बाग में मौलाना कलीम सिद्दीकी से जुड़ी हुई, चाहे वो ट्रस्ट हो, ट्रस्ट के दफ्तर हो, वहां पर इस तरह से सर्च अभियान चलाया गया था। और यही वजह है कि वहां से जो कंप्यूटर, लैपटॉप और साथ ही दूसरे दस्तावेजों को वहां से बरामद किया गया है, उनकी जांच की जाएगी कि वहां पर उसके अंदर किस तरह की डिटेल्स हैं, क्योंकि विदेशों से जो अवैध फंडिंग, अवैध धर्मांतरण के मामले में हो रही थी, उसको लेकर जांच जरूरी थी। और यूपी एटीएस की टीम को यहाँ से काफी कुछ हासिल हुआ है, ये माना जा रहा है। और सबसे अहम चीज यही है कि अभी भी एटीएस की कुछ टीमें जो हैं शाहीन बाग इलाके में है, लेकिन मीडिया से दूरी बनाकर रखी हुई है उन लोगों ने। लेकिन ये जरूर माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये लिंक जो है आगे तक जाएंगे। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जो कुछ डायरीज वहां से मिली है जो बरामद हो सकता है कि उसमें किसी तमाम वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट जो काम आ सकते हैं इस अवैध धर्मांतरण मामले में, उसकी लगातार तस्वीरें जो न्यूज़ 18 तक पहुंची है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दीपक बिष्ट इस खबर पर लगातार बने हुए हैं। अपडेट के लिए हम आपके पास आते रहेंगे। दीपक, एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, जल्द लौट रहे हैं।